सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम इस ऑनलाइन वीडियो में आपके पाठ्यक्रम में शामिल लहरों के राजहंस नामक नाटक की प्रतीकात्मकता को प्रकट करने का प्रयास करेंगे। लहरों के राजहंस नाटक की प्रतीकात्मकता। अपन देखते हैं कि काव्य के साथ साथ गद्य के क्षेत्र में भी प्रतीकात्मकता का निर्वाह करने की एक प्रवृत्ति सी पनपी है। श्री मोहन राकेश के द्वारा रचित लहरों के राजहंस नाटक भी एक प्रतीकात्मक रचना है। इसका शीर्षक ही एक बड़ा प्रतीक लिए हुए है। प्रत्यक्ष रूप में इससे यद्यपि सुंदरी और नंद की कहानी है, तथापि नाटककार का मूल उद्देश्य सुंदरी और नंद की कथा लिखना नहीं रहा, अपितु वह आधुनिक जीवन के द्वंद्वग्रस्त भावबोध को प्रस्तुत करना इस नाटक का प्रमुख उद्देश्य लेकर के चला है। लहरों के राजहंस की प्रतीकात्मकता पर दृष्टिपात करने पर यह प्रकट हो जाता है कि इसकी प्रतीकात्मकता सरल या बोधगम्य नहीं है। इसकी प्रतीक योजना अत्यधिक सांकेतिक और जटिल है। उदाहरण के लिए श्यामांग का प्रसंग लिया जा सकता है, जिसके माध्यम से नाटककार ने कुमार नंद के अंतर्द्वंद को सांकेतिक करने की चेष्टा की है। स्वयं मोहन राकेश ने ही नाटक का वह परिवर्तित रूप शीर्षक से जो आत्मोद्गार व्यक्त किए हैं, उनमें इस तथ्य की स्पष्ट स्वीकृति है कि श्यामांग का चरित्र स्वयं नाटककार के लिए भी एक समस्या रही है। वे कहते हैं कि पहले अंक से उसे हटाना चाहा तो हटा नहीं सका, दूसरे अंक में उसके लिए स्थान बनाना चाहा तो वह भी नहीं बना सका। लहरों के राजहंस नाटक की प्रतीकात्मकता को निम्नांकित बिंदु के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। पहला है श्यामांग की प्रतीकात्मकता। नाटककार ने श्यामांग नामक पात्र की घटना करके एक साथ दो का काम लेना चाहा है और दो प्रयोजनों को सिद्ध करना चाहा है। श्यामांग के चरित्र का यही विरोधाभास इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग की नाटकीयता को क्षीण कर देता है और इसी कारण अलका का अत्यंत प्रयोजनशील और स्पष्ट चरित्रांकन भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता। श्यामांग के चरित्र के माध्यम तथा अलका के द्वारा नाटककार ने नंद और सुंदरी के उद्गम, मुखर और कामसिक्त प्रेम का ही प्रतिरूप दिखाना चाहता, किंतु ये सफल नहीं हो पाया। श्यामांग सोच विचार में डूबा रहने वाला व्यक्ति है, जो नाटक के विकास के साथ अपनी विचारात्मकता और अंतर्द्वंद में उलझता जाता है। नंद के मन की दशा और श्यामांग के मन में नाटककार ने समानता दर्शाने की कोशिश की है, जो पूर्णतः सफल नहीं हो सकी। श्यामांग नंद के मन के अंतर्द्वंद का प्रतीक न होकर अपना पृथक अस्तित्व रखता है। अंत में नंद और श्यामांग के अंतर्द्वंद को दिखाकर इसकी प्रतीकात्मकता सिद्ध हो जाती है। जब नंद बौद्ध धर्म को लेकर द्वंद्वग्रस्त है, तब श्यामांग का प्रलाप उन्हीं के द्वंद्व का प्रतीक है। दूसरा बिंदु है नंद के चरित्र की प्रतीकात्मकता। कुमार नंद के चरित्र का अंकन जिस रूप में किया गया है, उसका भी पर्याप्त अंश प्रतीकात्मक है। नाटककार ने स्वयं भी यह स्वीकार किया है। नंद का अंतर्द्वंद द्विधाग्रस्त चेतना को रूपायित करता है। नाटक का नायक नंद अर्धजागृत सुंदरी के कथित विक्षोभ से घबराकर उसके प्रश्नों के उत्तर दे सकने की स्थिति में अपने को न पाकर पलायनवादी मनोवृत्तियों का परिचय देते हुए अंत में सुंदरी का परित्याग करके अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर पाने के नाम पर घर में आकर भी वापस लौटता है। अतः स्पष्ट है कि अंतिम क्षण तक उसकी द्विधा एवं द्वंद्व का परिहार नहीं हो सका। वह यदि बौद्ध धर्म की शरण में भी जाता है तो भौतिकी या प्रवृत्ति मूलक द्वंद्व से सर्वथा विरहित होकर या निरपेक्ष भाव से नहीं जाता। स्वतः मृत मृग को देखकर भी विचिकित्सा में ग्रस्त हो जाता है। व्याघ्र से लड़कर भी उसे शांति नहीं मिलती। केस कटने पर उसका द्वंद्व और बढ़ जाता है। सुंदरी के चीखने पर वह फिर उलझन में पड़ जाता है। नंद के चरित्रांकन में नाटककार ने प्रतीकात्मकता दर्शाने का प्रयास किया है।
सुंदरी के चरित्र की प्रतीकात्मकता। सुंदरी के चरित्रांकन में भी प्रतीकात्मकता का पुट दृष्टिगत होता है। नाटक का कथाक्रम के विकास की दृष्टि से उसके आरंभ में ही अलका दुख स्वपन जो सुंदरी की दासी होने के साथ साथ उसकी अंतरंग सखी भी है, इस और इंगित कर देता है कि उसकी स्वामिनी का जीवन गमन धूल दूषित होने जा रहा है। अपने रूप सौंदर्य पर अमित गर्व करने वाली सुंदरी अलका का दुःस्वप्न सुनती है कि उसने सूखा सरोवर, पत्रहीन वृक्ष और धूल भरा आकाश देखा है। वह अलका से प्रयास करने लगती है कि ये भरा पूरा यौवन और हृदय में धूल भरा आकाश, इसका कुछ उपाय करना होगा। बेचारी सुंदरी ये कहते हुए इस बात को नहीं जानती कि कल ही ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है जब उसका पति भिक्षु बनकर गृह त्याग करने वाला है और उस परिस्थिति में भी वह भी भिक्षुणी का वेश धारण कर ले। द्वितीय अंक में दर्पण का टूटना भी प्रतीकात्मकता लिए हुए है। वह सुंदरी की भावी जीवन दशा का ही परिचायक है। दर्पण का टूटना मानो सुंदरी के हृदय मुकुट का ही भग्न होना है। सुंदरी की आस्था विश्वास का भग्न होता है। सुंदरी को अपना सीमांत मस्तक और चेहरा जिन दो भागों में विभक्त प्रतीत होता है, उसका एक सांकेतिक अर्थ है कि उसे अपना सुहाग असुरक्षित प्रतीत हो रहा है। कमल ताल के हंसों का उड़ जाना। कमल ताल से राजहंसों के उड़ जाने में भी एक प्रतीक है। कमल ताल के आकर्षण को छोड़कर राजहंस कैसे जा सकते हैं, इस और जो भी संकेत करता है कि सुंदरी का पति नंद भी उसके साथ इतने दिनों तक दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने और उसके रूपाकर्षण के मोह जाल को सहसा ही छिन्न भिन्न करके बौद्ध धर्म में कैसे दीक्षित हो सकता है। किंतु जैसे कमलताल के इतने दिनों तक अभ्यस्त हंस अचानक कमलताल को त्याग कर चले गए, यह घटना सत्य है, उसी प्रकार सुंदरी को यह विश्वास भी होने लगा होगा कि मेरा पति भी मुझे इसी प्रकार छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर सकता है। अगला बिंदु अन्य घटनाओं की प्रतीकात्मकता। नाटक की कुछ अन्य घटनाएं भी प्रतीकात्मकता लिए हुए हैं। प्रत्येक प्रयोग की दृष्टि से केश कर्तन के बाद नंद का जंगल में जाकर व्याघ्र से द्वंद करना दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस प्रकार वह अंत में एक बार फिर प्रवृत्ति मार्ग की ओर मुड़ने का सबल प्रयत्न करता है, किंतु मात्र घातक होकर रह जाता है, वापस मुड़ नहीं पाता। दूसरी ओर नंद के मन और शरीर में विद्यमान आक्रामक वृत्तियों का भी अंतिम रूप से परिहार हो जाता है। केश कर्तन के बाद अंतर्द्वंद के रूप में जो कुछ घटित हुआ, उसके प्रति विद्रोह का भाव अभिव्यक्त करने की घटना भी प्रत्येक ली हुई है। वह कहकर चाहकर भी यह नहीं कह सका कि यह विश्वास मेरा नहीं है, मैं तुम्हारा या किसी का विश्वास छोड़कर नहीं जी सकता, जीना नहीं चाहता। इस प्रकार नंद के हाव भाव ये बता देते हैं कि वह विरोध करना चाहता है। सारांश रूप में अपन देख सकते हैं कि ऊपरी विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि लहरों के राजहंस के विविध प्रसंगों के चित्रांकन में नाटककार मोहन राकेश ने यत्र प्रतीकात्मकता का पुट दिया है, जो मूल कथा से भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। यह प्रतीकात्मकता उच्च कोटि की ही नहीं बन पाई है, जिससे नाटक में दर्शकों एवं पाठकों को समझने में कठिनाई अवश्य हुई है। नाटककार मोहन राकेश ने आधुनिकता दर्शाने की भी चेष्टा की है, जो पात्रों द्वारा सफल व्यक्त हुई है। इस प्रकार लहरों के राजहंस नाटक की प्रतीकात्मकता को आधार बना करके विभिन्न चरित्रों के द्वारा हमने इसको प्रकट करने का प्रयास किया है। कृपया वीडियो को अवश्य ही लाइक करें और निरंतर हमारे वीडियो के साथ बने रहें।